वेलकम बैक व्यूअर्स। एनसीईआरटी के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे कि जो अब तक गुलाम थे उनकी हैसियत में बदलाव होने वाला था। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला जो बंटवारा हुआ था, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान, इसमें इच्छा हो, अपनी रियासत का विलय कर दें। कि जो देसी रियासतें हैं वह चाहे तो भारत में विलय कर दें, चाहे तो पाकिस्तान में विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इनका जन्म 1875 और मृत्यु 50 में। जन्म स्थान गुजरात। अंतरिम सरकार में यह गृह सूचना एवं प्रशासन मंत्री रहे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता रहे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई। बाद में उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री। सरोजिनी नायडू। इनका जन्म 1879 और मृत्यु 1949 में। जन्म आंध्र प्रदेश में। यह एक कवित्री थी, लेखिका और राजनैतिक कार्यकर्ता। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता रहीं। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को इस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी थी मतभेद। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी।
1928 में ही तो 28 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी, आजाद भारत का संविधान कैसा हो। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी, कि जो वर्तमान में सार्वभौमिक मताधिकार है, स्वतंत्रता है, यह 1931 के कराची अधिवेशन में भी का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले एक कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका गठ का गठन किया वह बहुत कमजोर था। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थीं। विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग 10 का 10 अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। हमारे संविधान का बहुत बड़ा भाग 1935 का भारत सरकार कानून से किया गया है। जान लेते हैं अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। इनका जन्म 1888 और मृत्यु 1958 में सऊदी अरब में। यह एक शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। कलाम आजाद। आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचा। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। टीटी कृष्णामाचारी 1899 से 74 का जन्म स्थान तमिलनाडु, प्रारूप कमेटी के सदस्य टीटी कृष्णामाचारी।
उद्यमी और कांग्रेसी नेता बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। जानते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में? 1884 से 1963। जन्म स्थान बिहार। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति। संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? आपको संविधान बनाने की प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियां मिले। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, संविधान सभा कहती है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जो संविधान सभा उसके जो सदस्य थे वह चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान। संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। जानते हैं जयपाल सिंह के बारे में? 1903 से 1900। जन्म स्थान झारखंड। खिलाड़ी और शिक्षाविद। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष। बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक। H.C. मुखर्जी। 1887 से 56। जन्म स्थान बंगाल। संविधान सभा के उपाध्यक्ष। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद। कांग्रेसी नेता। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ बंगाल विधानसभा के सदस्य। बाद में बंगाल के राज्यपाल। जी दुर्गाबाई देशमुख। 1909 से 1981। जन्म स्थान आंध्र प्रदेश। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता। आंध्र महिला सभा की संस्थापक। कांग्रेस की सक्रिय नेता। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। इस सभा द्वारा 50 साल से भी इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचार को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूहों और राजनैतिक दलों की सहमति। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भरा है। कोई भी उस पर आचरण। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण। जानते हैं जी दुर्गा भाई देशमुख।
उनका जन्म 1909 में और मृत्यु 86 में बता दिया था। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, जैसा वर्तमान में। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनैतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका रूप काफी कुछ इसी तरह का होता। और अंततः इस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह से पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला, सर्वसम्मति सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर काफी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे कुछ और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए इस बहस के दस्तावेजों का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करते हुए।